नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 4 बिंदा पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। पाठ प्रवेश। जिन गरीब बच्चों के माँ बाप नहीं होते, उनकी स्थिति कितनी दर्दनाक और भयावह होती है, यह अकल्पनीय है। ऐसे बच्चों के पास न कोई गुड्डा होता है, न गुड़िया। उनके पास अपना समय नहीं होता। यह समय भी उन्हें पालने वाले तय करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब दूसरों का दिया वक्त भी उसका साथ छोड़ जाता है। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर नहीं जाना था। अपने नाना और दादी के स्वर्गगमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पूर्ण संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई, और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। बच्चों, महादेवी वर्मा जी की बिंदा बाल्य सखी थी, अर्थात बचपन की सहेली थी। और यह घटना महादेवी वर्मा जी के बचपन की घटना है। उनके पड़ोस में एक बिंदा नाम की लड़की रहती थी, जो कि उनकी बाल्य सखी थी, बचपन की सहेली थी। तब उनको ये भी नहीं पता था, महादेवी वर्मा जी को, कि जीवन और मृत्यु में न मिटने वाला एक अंतर होता है। उनके घर में जब उनके नाना और दादी के स्वर्गगमन अर्थात उनकी मृत्यु की चर्चा होती थी, तो वो बहुत ही गंभीर मुख से और निश्चिंत भाव से घर भर में सबको ये कहती थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। बच्चों, उनको तब ये नहीं पता था कि जो व्यक्ति एक बार मर जाता है, वह वापस नहीं मिलता, हम उसे वापस नहीं देख सकते। पर जब वह ऐसी बातें करती, तो उनके घर में कोई उनका विरोध नहीं करता, क्योंकि बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो न जाने क्या क्या बातें करते हैं। उस वक्त माता पिता उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम इस वक्त बच्चों को समझाएंगे तो उनको वो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में लेखिका ये कैसे समझती कि जिनकी माँ अर्थात जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी माँ अगर मर जाती है, तो उन बच्चों को कैसा लगता होगा या उनकी स्थिति कैसी होती होगी, यह वह तो समझ भी नहीं सकती थी। संसार का मेरा अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती सीढ़ियों की नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदारी हो उठती थी
कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी भर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसे कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए भी रंभा रंभा कर घर भर को दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे न छिपी न थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीव को सौंपा गया है। बच्चों, लेखिका यहाँ पे कह रही है कि संसार के प्रति उनका भी अनुभव बहुत ही संक्षिप्त सा था, अर्थात बहुत ही थोड़ा सा था। अज्ञानावस्था, बाल्यावस्था को बच्चों अज्ञानावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में जो भी उनके पास उन्होंने जितने भी जीव जंतु अर्थात उन्होंने सफेद कुतिया, बिल्ली, कबूतर, गौरैया और गाय, यहाँ तक एक भिखारिन को भी देखा कि वो किस तरह से अपने बच्चे को द्वार द्वार लेकर फिरती है और भीख मांगती है। तो वो निश्चित समझ ली थी कि संसार का सारा कारोबार जो बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने सब हो रहा है, ये सारा कार्य माँ को सौंपा गया है, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लालन पोषण का काम बहुत ही कर्तव्यपूर्ण निभाती है, उसमें वह कोई भी भूल न होने देती है। और बिंदा के भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों वाले मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पार्टियों के बीच में लाल शाही की मोटी लकीर सा सिंदूर, ऊनी देसी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाले काजल, चमकीले कर्णफूल। कर्णफूल का अर्थ होता है बच्चों कानों में पहने जाने वाले अलंकार अर्थात गहना। गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार
उन्हें मेरी गुड़िया की समानता दे देते थे। बच्चों, अब यहाँ पे लेखिका बिंदा की माँ बिंदा की नई अम्मा और लेखिका उन्हें पंडिताइन चाची कहती थी, उनके बारे में बता रही हैं कि किस तरह से वो सदैव सजी धजी रहती थी। उनकी सजावट को देखकर लेखिका को उनका याद आती थी, अर्थात वो गुड़िया की भांति सज धज कर बैठी रहती थी। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्यामा के रम्भाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली से परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा हो जाती थी। उठती है या आऊं? बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान लेता था। बच्चों, यहाँ पे लेखिका हमें बता रही है कि किस तरह से जो पंडिताइन चाची थी, अर्थात जो बिंदा की नई अम्मा थी, वो सदैव सजी धजी गुड़िया की समान बैठी रहती थी, पर उनका व्यवहार कुछ विचित्र से था, कुछ अनोखा सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जहाँ पे लेखिका या अन्य बच्चों के माता पिता उन बच्चों का ध्यान रखते थे, उन्हें धूप निकलने पर जगाते थे, गर्म पानी से मुंह हाथ धुलाते थे और ऊनी कपड़ों से बच्चों को सजाते थे और साथ ही उन्हें मना मना के गुनगुना दूध पिलाया करते थे, तब पड़ोस की पंडिताइन चाची ऊंचे स्वर में चिल्लाया करती थी। उनकी गर्जन तर्जन का कुछ अर्थ समझ में लेखिका को न आता। लेखिका शायद समझती कि वह श्यामा गाय की तरह, जैसे श्यामा गाय की बच्चिया को दूर कर दो तो वो रमाने लगती थी, जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, वो अपने स्नेह का प्रदर्शन देती थी। कहीं पंडिताइन चाची भी तो ऐसा नहीं, जब वह बिंदा को नहीं देखती तो ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगती। लेकिन जब वो पंडिताइन चाची के स्वर अर्थात उनकी जो बातें उनके मुख से निकलती, उससे वो परिचित होती, तो वह समझ जाती थी कि नहीं, वह स्नेह अर्थात प्रेम से नहीं चिल्लाती हैं, वह उसे कठोरता अर्थात वह उसे डांट रही है, कठोर वो उसको चिल्ला रही है। लेखिका यह बात तुरंत समझ जाती थी कि पंडिताइन चाची बिंदा को चिल्ला रही हैं, वह प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस कथा को समझने का प्रयास करती थी, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी भर लाना,
कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजी करके तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। बच्चों, जब पंडिताइन चाची चिल्लाती थी उच्च स्वर में, तो लेखिका कभी कभी अपने छत के ऊपर जाकर उस कहानी को समझने का प्रयास अर्थात कोशिश करती थी कि क्यों पंडिताइन चाची बिंदा को चिल्ला रही हैं। तब वो सदैव देखा करती थी कि किस तरह से जो बिंदा है वो मैली धोती लपेटे हुए घर का सारा कार्य करती थी, जो कि वह कार्य लेखिका के लिए असंभव से थे। अर्थात उसी उम्र की लेखिका थी, पर उसका उम्र में इतना कार्य करना असंभव से था। लेकिन जो बिंदा थी, उसकी नई अम्मा उसे घर के सारे कार्य कराती थी, और बिंदा भी वह बाजीगर अर्थात मदारी के तमाशे जैसे सारे कार्य फटाफट करती रहती थी। जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और दिन रात दिन उधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जब वह छत पर से बिंदा को देखा करती थी तो वह सारे कार्य करती थी, पर यह सब कार्य करने के बावजूद पंडिताइन चाची उसे कठोर स्वर में डांटती रहती थी, जिसमें कभी कभी वह पंडित जी की घुड़की का पुट भी अर्थात वह हुक्का पीते थे, उस हुक्के की आवाज भी उसमें आती थी। तब यह सब देख के लेखिका के मन को बहुत दुख होता था। एक ही दुख की छाया उन्हें घेर लेती थी कि बिंदा इतनी शीलता पूर्वक सारे घर के कार्य करती है, कोई भी नटखटपन अर्थात कोई शरारत भी नहीं करती, फिर भी पंडिताइन चाची उसे इस तरह से कठोर स्वर में डांटती रहती हैं। और यही मेरे घर में मैं इतनी शरारतें करती हूँ और घर का कोई काम भी नहीं करती हूँ, तो भी कभी माँ ने मुझे मर जाने की बात नहीं कही। और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, पर उनके संक्षिप्त हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। बच्चों, लेखिका कह रही कि वो कोई कार्य नहीं करती थी और दिन रात शरारतें करती, पर उनकी माँ ने उन्हें कभी मरने के लिए या आंख निकालने का भय या डर नहीं दिखाया। लेकिन बिंदा की माँ सदैव उन्हें डांटती रहती है। तो एक बार लेखिका ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? लेखिका की माँ को इस बात का अर्थ कितना समझा यह तो लेखिका को नहीं पता, लेकिन उनकी माँ ने एक संक्षिप्त सा एक छोटा सा उत्तर दिया है।
लेकिन उस एक ही उत्तर से न तो बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न ही लेखिका का उलझन सुलझ पाया। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से सन रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। बच्चों, यहाँ पे लेखिका बता रही है कि बिंदा के दुबले हाथ पैर न जाने किस अपरिचित डर से सन रहते थे, अर्थात वह सदैव डरी और सहमी सी रहती थी। कहीं से भी कुछ आहट आती तो वह विचित्र रूप से चौंक पड़ती थी, और अगर पंडिताइन चाची का स्वर उसके कानों में पड़ता तो वह पूर्ण रूप से कांप उठती थी, उसका शरीर थरथरा उठता था। ये सारी चीजें देखकर लेखिका आश्चर्य ही न होती थी, उसका जो आश्चर्य होता था वह भय में बदल जाता था कि बिंदा क्यों इतनी डरती रहती है। और बिंदा की आंखें देखकर ऐसे लगता था लेखिका को कि वह किसी चिड़िया की भांति है, वह चिड़िया जो पिंजड़े में बंद हो। प्रत्युत का अर्थ होता है बच्चों बल्कि। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में कुछ कण मुझे दिए, और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज के घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेंगी और न डांटेंगी। बच्चों, यहाँ पे बिंदा और लेखिका एक रात तारे गिनती है। तभी अचानक बिंदा कहती है, वह रही मेरी अम्मा। एक तारे की ओर दिखाते हुए ये बात कहती है। यह सुनते ही लेखिका के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लेखिका सोचने लगी, क्या 2 अम्मा होती है, एक तारों में और एक घर में? तो जब लेखिका ने बिंदा से यह पूछा तो बिंदा ने लेखिका को बताया कि जो माँ ईश्वर के पास अर्थात जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिस माँ की वह तारा बन जाती है, और जो नई अम्मा होती है घर में सज धज के बैठी होती है वह दूसरी अम्मा होती है। यह सुनकर लेखिका कुछ सोच में पड़ जाती है और वह आसानी से अपना हार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो वह कहती है, क्यों ना तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा कहा करो, जिससे वह ना नई रहेंगी और ना तुमको डांटेंगी।
को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। जब लेखिका कहती है बिंदा को, क्यों ना तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा कहो, जिससे वह न नई रहेंगी न तुम्हें डांटेंगी। पर बिंदा को लेखिका की यह बात नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसने तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी अर्थात अर्थी में लेटकर जाते देखा था, अर्थात अपनी पुरानी अम्मा की मृत्यु को देखा था, और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर आते देखा था, जिस कारण वह जानती थी कि यह मेरी नई अम्मा है और मेरी अम्मा मर चुकी है। तो वह किसी को भी उनके पद से पदच्युत करना अर्थात उनके पद से वह नहीं हटाना चाहती थी। यह उसके लिए कठिन होता। अपनी माँ के स्थान पे नई माँ को माँ कहना उनको बिंदा को अच्छा नहीं लगता। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी कि मैंने अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब बिंदा द्वारा लेखिका यह जानती है कि उसकी अम्मा मर गई है और जो नई अम्मा है वह पंडिताइन चाची है जो उसे बहुत कष्ट देती है। यह सारी कहानी जानने के बाद लेखिका का मन बहुत ही बेचैन उठता है और उसी रात वह अपनी माँ से बहुत ही विनय पूर्वक कहती है, माँ तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान तुम्हें कितना ही बड़ा चमकीला क्यों न बनावे। यह बात सुनकर लेखिका की माँ पूरी आश्चर्यचकित हो जाती है, विस्मित हो जाती है। वह कुछ बोल ही नहीं पाती कि तब तक लेखिका अपनी जो बात कही थी उसे वह स्पष्ट करती है कि नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी कोई नई अम्मा पालकी में आ जाएगी, वह फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद करा देगी और मुझे भी बिंदा पड़ना पड़ेगा। यह सुनकर उनकी माँ ने उन्हें क्या उत्तर दिया वह लेखिका को तो याद नहीं, पर उनको ये याद है उस रात वह अपनी माँ का आंचल को पकड़कर ही सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया था। लेखिका क्या कह रही है कि बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अपरिचित थे। मैं नहीं जानती कि बिंदा कौन से अपराध करती थी, पर हाँ पंडिताइन चाची द्वारा दिए गए सभी दंडों से लेखिका परिचित हो चुकी थी। वह देखती थी किस तरह से पंडिताइन चाची बिंदा को
गर्मी की दोपहर में आंगन की जलती धरती पर बिंदा को घंटों खड़े कर देती थी और चौके के खंभे से बिंदा को दिन दिन भर बांधे रखती थी। भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरू नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। पंडिताइन चाची की कैची ने जब उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखेर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी, पर बिंदा ऐसी बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर लेखिका ने देखा था कि बिंदा किस तरह से भूखी प्यासी मुरझाई हुई पहरू नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन को पंखा झेलती रहती थी। उसके छोटे छोटे हाथों से न धुल सकने वाले उलझे तेलहीन बाल लेखिका को बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन पंडिताइन चाची की कैची ने उन्हें भी कूड़े के ढेर पर बिखेर दिया। अर्थात पंडिताइन चाची की कैची ने उन बालों को पूर्ण रूप से काट दिया, जिसे देखकर लेखिका को बहुत रुलाई आने लगी। पर बिंदा मानो ऐसी बैठी रही जैसे सिर और बाल दोनों ही नई अम्मा के हों। बच्चों, कहानी का शेष भाग हम कहानी के भाग 2 में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।